नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा विगत 2 दिनों में जो भी देश विदेश में या राज्य स्तरीय हो या देश स्तरीय हो या विदेश स्तरीय हो, जो भी करंट की घटनाएं घटी है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे दोस्तों कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है। उसके बाद आपको मई महीने का टोटल दिवस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता हुई है, उसमें बिहार के कितने प्रतिभागी ने भाग लिया है और वे प्रतिभागी अगर उसमें सफल हो जाते हैं तो उनको विदेश के किस देश में उनको अपने कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों फोन पे ने किस देश में अपना यूपीआई लॉन्च किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि अभी हम लोग 4G 5G में खेल रहे हैं और वह कौन सा देश है जो कि 6G को लॉन्च कर दिया है। साथ ही ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा की गई है, क्यों की गई है। इन तमाम चीज़ों पर हम विस्तृत से क्वेश्चन के आने पर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया और सफल परीक्षण करने के बाद वो भारत को आंख में आंखें डाल के आंखें दिखा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर हो गए हैं आपके साथ एक बार फिर से कुंदन कुमार। तो स्वागत है आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के। चलिए दोस्तों, आज की सेशन जो उन बच्चों के लिए है दोस्तों जो बिहार की, खासकर बिहार की परीक्षाओं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार एसएससी के कर रहे हैं दोस्तों, बिहार पुलिस की कर रहे हैं, कोर्ट या रेलवे, बीपीएससी, टीचर, जो जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सेशन क्या होने वाला है, रामबाण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशन कोटेशन के साथ। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक निराशावादी व्यक्ति को हर एक अवसर में क्या दिखाई देगी, उसको कठिनाई दिखाई देगी। और एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। एक आशावादी को हर कठिनाई में क्या दिखाई देता है दोस्तों, अवसर दिखाई देता है। तो चलिए, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले क्लास में कि हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो दिलीप संघानी जी को दोस्तों इफ्को के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। साथ ही साथ विवेक पिपिंडा को दोस्तों इफ्को के महानिदेशक के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। अब आइए आज के क्लास पर, और आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका दिवस से। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दिवस से क्वेश्चन है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, क्यों मनाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं, विगतवार करते हैं दोस्तों। तो विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल गया कि विश्व दूरसंचार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 17 मई को मनाते हैं। यह ITU की स्थापना का प्रतीक है, जब 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे विश्व दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय समाज दिवस के रूप में भी जाना जाता है और 1969 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जी को देखने को मिल रहा है दोस्तों कि विश्व दूरसंचार दिवस यानी ITU की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मई 1865 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, तो पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। और इसे हर एक साल से कब, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी विश्व दूरसंचार दिवस हम लोग हर साल प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो 1969 को यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है, 1969 से यह क्या मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको 17 मई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये लुप्तप्राय प्रजाति दिवस क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय है, यानी भारत में जो भी पशु पक्षी लुप्त के कगार पर आ गए हैं, जैसे दोस्तों हमारे बिहार में चंपारण में गौरैया लुप्त के कगार पर आ गया है, गिद्ध लुप्त हो गया है, यानी बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं दोस्तों जो लुप्त के कगार पर आ गए हैं। उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, यानी उनको कैसे बचा के रखा जाए, इसके लिए हर एक साल हम लोग राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाते हैं। ये किस अधिनियम से मनाते हैं, तो लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 1973। कब दोस्तों, लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 1973 के ईस्वी से मनाए जाते हैं दोस्तों। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है,
इस तिथि को मनाने का कोई डेट फिक्स नहीं है। ये मई माह के तीसरे शुक्रवार को, क्या दोस्तों, मई माह के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो इस बार का जो मई माह का तीसरा शुक्रवार था वो आपको 17 मई पड़ा है। कब पड़ा है दोस्तों? 17 मई पड़ा है। इसलिए इसे हर साल हम लोग, इसलिए मई, माफ कीजिएगा, इसलिए इस साल यानी 2024 में हम लोग इसको किस डेट को मना रहे हैं? 17 मई को मना रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि इसे मई माह के तीसरे शुक्रवार को हम लोग मनाते हैं दोस्तों। किसको? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस को। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूरे मई माह का दिवस। तो इसको विद इन 1 मिनट में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या क्या है इसमें। कि 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ 1 मई को हम लोग महाराष्ट्र एवं गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे के रूप में मनाते हैं। 5 मई को मित्रों विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, मई माह के प्रथम मंगलवार को हम लोग इसको मनाते हैं दोस्तों। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बिहार से रिलेटेड है। बिहार से आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2-3 क्वेश्चन है बिहार से। कह रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागी भाग लिए? तो पिछले क्लास में आपको आप इस क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तृत से बताए थे कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों। तो इसका आयोजन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हो रहा है। यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में हो रहा है। यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है दोस्तों? तो 15 से 19 मई तक। कब से? 15 से 19 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें बिहार के यानी कुल 30 केंद्र शासित से लेकर दोस्तों राज्य मिला के कुल 30 राज्य के प्रतिनिधि इसमें प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि बिहार के कितने युवा प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, तो 39 ले रहे हैं। और दोस्तों चयनित युवाओं को फ्रांस के लियोन शहर में होने वाले वर्ल्ड स्किल में, जो भी युवा इसमें चयनित होंगे दोस्तों, उसको फ्रांस के लियोन शहर में जो होने वाला है वर्ल्ड स्किल, उसमें उनको उसमें इनको अपने कौशल दिखाने की क्या मिलेगी? एक मंच प्रदान किया जाएगा, एक अति प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें बिहार के कुल कितने? बिहार के कुल 39 है दोस्तों। कहाँ इनको? फ्रांस के लियोन शहर में, फ्रांस के लियोन शहर में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? तो दोस्तों आप लोगों ने ये श्रीलंका का थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? श्रीलंका होगा। तो सही समझा आप लोगों ने, इस क्वेश्चन का उत्तर श्रीलंका होगा। साथ ही साथ दोस्तों नेपाल में भी फोन पे ने अपना यूपीआई शुरू किया है, तो श्रीलंका। तो मैप में आपको यहाँ जो दिख रहा है दोस्तों, ये पार्ट क्या है? श्रीलंका का ये पार्ट है। और श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है कि राजधानी इसका कोलंबो श्री जयवर्धन पूरे कोटा है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से क्या किया गया? अभी हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पाथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आप एक और फैक्ट बता रहा हूं मैं कि अभी भारत सरकार ने श्रीलंका को कुछ एम्बुलेंस दिए थे, यानी सरकारी मदद के तौर पर। तो जो वहाँ एम्बुलेंस गए थे दोस्तों, उस एम्बुलेंस जो भी मामूली तरह से ख़राब हो गए हैं, तो श्रीलंका की वित्तीय स्थिति इतनी ख़राब है अभी कि वो एम्बुलेंस भी नहीं बन पा रहा है।
श्रीलंका और मॉरिशस ने भी हाल फिलहाल में यूपीआई सर्विस को क्या किया, वर्चुअल तरीका से लॉन्च किया है। और श्रीलंका ने ही भारतीय वीज़ा की जो अवधि है, फ्री वाली वीज़ा की अवधि है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 31 मई तक कर दिया गया है। और टूरिज्म में सबसे बड़े राजस्व की आमदनी श्रीलंका को भारत देश से होती है, यानी सबसे ज़्यादा टूरिज्म अगर श्रीलंका में किसी देश से आते हैं तो किस देश से आते हैं, अपना देश भारत से जाता है। बड़ा दयालु है हम लोग दोस्तों, किसी देश को हम लोग क्या होने देते हैं, कमज़ोर आर्थिक तौर पर नहीं होने देते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों दुनिया कहां से कहां जा रहा है, जापान कहां से कहां पहुंच रहा है, और हमारा हिंदुस्तान अभी भी जातिवाद के उलझनों में क्या हुआ है, उलझा हुआ है। अभी भी लोग जातिवाद देखकर, जाति को देखकर वोट करते हैं। यहाँ शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य कोई मुद्दा ही नहीं रहता है किसी भी इलेक्शन में, या विपक्ष के द्वारा हो या पक्ष के द्वारा हो। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। तो दोस्तों जापान ने अभी हाल फिलहाल में दुनिया का पहला 6G डिवाइस को क्या किया है, लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मित्रों कि हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की गई है। अभी दोस्तों केदारनाथ यात्रा 2024 के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अलकनंदा का जो यात्रा होता था दोस्तों, उसमें क्या होता था, बहुत सारे तीर्थयात्रियों के द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत सारे मवेशियों को सिगरेट पिलाते हुए, मैंने तरह तरह के नशीली पदार्थों को पिलाते हुए पकड़ा गया था, या अमानवीय तरीक़ा से व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था। और इस पे उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन मर्यादा एक नाम की एक नई पहल शुरू की गई है, जो इस तरह से यात्री अगर कोई आपातजनक हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई नशा का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उन पर क्या होगी दोस्तों, उन पर कार्रवाई होगी, उनको पर चालान कटेगा, हो सके तो उनको सज़ा भी हो सकती है। ऐसा निर्णय किसने लिया है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लिया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश ने फतह-2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों अपना पड़ोसी देश है, अपना सुपुत्र है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है, उसके द्वारा एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है फतह-2 का। जो आप दिख रहे हैं रॉकेट, यही क्या है, फतह-2 है, जिसका सफल परीक्षण अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों अभी भारत के एक सुप्रसिद्ध फुटबॉलर है सुनील छेत्री। कौन है दोस्तों, सुनील छेत्री है, जिसने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। सक्रिय खिलाड़ियों में वह दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ वह भारत की राष्ट्रीय टीम में सर्वाधिक सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्हें दोस्तों कौन कौन सा पुरस्कार मिला, इन पर भी चर्चा करते हैं। उन्हें 2007, 2011, 2013, 2014 के लिए आईफा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। 2009 में उन्हें फाइफा इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, और 2021 में उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीते हैं। तो ये दोस्तों सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉलर हैं, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आते हैं गोल करने में, और भारत में ये पहले नंबर पर आते हैं, जिन्होंने हाल ही में घोषणा किया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या लेंगे, संन्यास ले लेंगे। आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं दोस्तों कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कौन है, बताइए सर। दुनिया का सबसे लोकप्रिय यानी दुनिया का सबसे अधिक देखे जाने वाला खेल कौन है, फुटबॉल सर जी। आप सर बोले क्रिकेट चुनिंदा देशों में होता है, मुश्किल से मुश्किल 20 देश में होता है, 15 देश में होता है, 15 देश इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। लेकिन जो फुटबॉल है दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल और सबसे ज़्यादा दर्शकों के द्वारा देखे जाने वाला खेल कौन है, फुटबॉल है। लेकिन आने वाले समय में इसका भी रिकॉर्ड क्या होने वाला, टूटने वाला है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर
कि हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन यानी 2023 से क्या है दोस्तों। तो इसमें सबसे शीर्ष पर दोस्तों अपना देश भारत रहा। क्या है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन 2023। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक अगर इंटरनेट बाधित हुआ है किसी देश में तो भारत में बाधित हुआ। क्यों बाधित होता है दोस्तों, तो दंगे के चलते होता है, मणिपुर हिंसा के चलते हुआ था दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चलते हुआ था। जहाँ जहाँ राइट्स होता है वहाँ की इंटरनेट सेवाएं क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। आपको मणिपुर में दोस्तों 212 दिनों तक चला था, जिससे 32 लाख लोग प्रभावित, यानी 212 दिन तक मणिपुर में क्या हुआ था, कोई इंटरनेट सक्रिय नहीं था। इससे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में आप आए दिन सुनते होइएगा 2019 से पहले जब 370 धारा थी वहाँ पे मौजूद थी, तो आए दिन वहाँ पे पत्थरबाजी होता था, जिससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी को क्या कर दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। फिर दोस्तों आपको पंजाब में भी हिंसा हुआ, हरियाणा में भी हिंसा हुआ था दोस्तों। उस हिंसा में भी क्या किया गया था, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बंद कर दिया गया था। यानी जहाँ जहाँ हिंसा होता है वहाँ वहाँ इंटरनेट को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश अपना देश भारत है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस की नेत्री कमला बेनीवाल का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी। तो दोस्तों एक कांग्रेस की नेत्री है जो जिनका जन्म कब हुआ था, 1927 में, और इनका मृत्यु कब हुआ, 2024 ईस्वी में हुआ। वे राजस्थान की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी दोस्तों, और वह राजस्थान से आती है। इससे पहले वह राजस्थान के बाद वह राज्यपाल बनी मणिपुर के राज्यपाल बनने के बाद वह गुजरात की राज्यपाल बनी दोस्तों। गुजरात के राज्यपाल बनने के बाद 2014 ईस्वी में जब मोदी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो उन्हें राज्यपाल से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो इससे पहले क्या थी, गुजरात की राज्यपाल थी दोस्तों और मणिपुर की राज्यपाल थी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से पहला उत्तर हो जाएगा। यानी जब मरी दोस्तों तो 2014 तक वह गुजरात की राज्यपाल थी, और गुजरात के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ की थी, मणिपुर की राज्यपाल थी। यहाँ पे दोस्तों सारा विस्तृत उसका लिखा हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड, कौन दोस्तों, रस्किन बॉन्ड जो कि भारतीय कवि हैं, जो इंग्लिश में पोएट लिखते हैं। एक मिनट, भारतीय कवि है जो इंग्लिश में प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से क्या किया गया, अभी सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास और बच्चों के लिए 30 से अधिक क्या किए, पुस्तकें लिखे हैं। पुरस्कार साहित्य में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में मिला हुआ है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में मिला है। पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2019 में मिला है। उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ वैनग्राट्स इन द वैली, एंग्री रिवर टू मच ट्रबल, इनकी जो विशेष उल्लेखनीय बुक है दोस्तों, ये नाम है। ये इंग्लिश के राइटर हैं। इनकी सारी पुस्तकें किस चीज़ में आती है, इंग्लिश भाषा में आती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 16 मई 2024 को अपना 49वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों सिक्किम, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। कौन, सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। अभी हाल फिलहाल में अपना 16 मई 2024 को 49वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। यहाँ भारत की सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा स्थित है दोस्तों। सिक्किम साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश के द्वारा की गई थी, जिस पर चोग्याल का शासन था। राजधानी इसकी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। संघ में प्रवेश यानी भारतीय संघ में कब इसका प्रवेश हुआ था दोस्तों, 16 मई 1975 में हुआ था, और यह 22वें राज्य के रूप में भारत में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल को चुना गया है। किनको चुना गया है दोस्तों, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल को चुना गया है। साथ ही साथ विक्रांत यादव सचिव के रूप में चयनित हुए हैं। विक्रांत यादव सचिव के रूप में चयनित हुए हैं, और उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव उपाध्यक्ष में
अध्यक्ष के रूप में इनका क्या हुआ है, चयन हुआ है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विश्व का सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों भूटान में, भारत का एक पड़ोसी देश है कौन, भूटान है, जिसकी राजधानी थिम्पू है, मुद्रा न्यूक्लियोट्रम है। वहाँ पर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप हुआ है दोस्तों। चेकअप किया गया। बताया बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है। तो दोस्तों जो बोधि वृक्ष आप जो जानते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, उसको कटवा दिया गया था। खिलजो के द्वारा क्या कहते हैं, कटवा दिया गया था दोस्तों। वहाँ पे एक नया वृक्ष लगाया गया था जिसकी संरक्षण में वह अभी अपने पंचम पीढ़ी पर है। किस पीढ़ी पर है दोस्तों, पंचम पीढ़ी पर है, यानी 5वीं पीढ़ी पर है। उस वृक्ष को इस तरह से संरक्षित किया गया है दोस्तों कि आप उसको न काट सकते हैं, न उसमें से कोई टहनी काट सकते हैं। सिर्फ उसके पत्ते को, यानी जो पत्ता गिर कर उसमें से नीचे गिर जाता है, उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एकत्र कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा इस टीम का जो है 3 महीना पर रेगुलर चेकअप होता है दोस्तों, उसमें चेकअप किया गया है दोस्तों। 15 मई 2024 को यह चेकअप हुआ है, जो अपने पंचम पीढ़ी पर है दोस्तों। अब आइए आज का सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मंदिर में कनेर के फूलों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको होपफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल पर आपको रजनीश सर के द्वारा मैथ का शॉर्ट्स वीडियो दिया जा रहा है, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिए, बहुत सारा दुलार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस उस वीडियो को दबाकर अपने ग्रुप में शेयर करना है दोस्तों, ताकि वह अधिक से अधिक उन बच्चों तक पहुँच सके जो अपने को आपको मैथ में क्या समझते हो, कमज़ोर समझते हो। साथ ही साथ उनके द्वारा मैथ का भी क्लास 10th का सेशन लिया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई आपका बच्चा है, चाहे बेटा है, कोई भी 10th का तैयारी कर रहा हो, तो वहाँ इस लिंक के माध्यम से चाहे प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से मैथ्स का जो सर का क्लास है उसको आपको बताना है, कीजिए क्लास। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।